गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और मैं हूं तैयार आपके लिए NCERT सार बैच को लेकर। सभी बच्चे जल्दी जुड़ेंगे ताकि क्लास की शुरुआत की जा सके। पहला मिनट होगा आपके चैट का, इसके बाद मैं क्लास की शुरुआत करूंगा। बीच में चैट देखना संभव नहीं होता है। कल भी आपकी क्लास होगी, वैसे कल की क्लास थोड़ी छोटी होती है, केवल 1 घंटे की होती है। तो चूँकि कल एक मीटिंग वगैरह का भी आयोजन किया जाता है, बहुत सारे इंगेजमेंट सैटरडे को हो जाते हैं, तो कल भी 1 घंटे की क्लास होनी ही है। और फिर मंडे से जैसे क्लास चलती है वैसे चलती ही रही। आज देखते हैं कहाँ तक यह चैप्टर कंप्लीट किया जा सकता है। और मैंने आज 2 चैप्टर बढ़ाया है। यानी मुझे पहले लग रहा था कि शायद ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन मुझे संतोष नहीं हुआ, तो मैंने कहा कि ये भी थोड़ा सा संक्षेप में ही सही, लेकिन इसको मैं बता देता हूँ ताकि आगे, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने देखा था कि यहाँ से पूछा गया है, मतलब इसी जो पार्ट में स्किप करने जा रहा था उससे क्वेश्चन पूछा गया है। चूँकि मैं निरंतर सुधार करता रहता हूँ, तो मुझे लगा कि शायद यहाँ आपके लिए हेल्प की आवश्यकता होगी। तो जो दक्कनी वाला राज्य है ना, इसको तो थोड़ी देर बाद में कराऊंगा। पहले अकबर के सुलह ए कुल या दीन ए इलाही की अवधारणा को देख लेते हैं, और फिर इस चैप्टर पर आएंगे कि दक्कन का एरिया था कैसा था और किस प्रकार से यहाँ डेवलपमेंट हुआ है। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, आशा करता हूँ कि सभी बच्चे जुड़ चुके होंगे। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। और 2 आवर्स तक ले लेंगे, नहीं ले सकते हैं ना, कारण है कि दूसरी क्लास लगी रहती है तो नहीं ले सकते हैं। पहले से सिस्टम ऐसा बना ही नहीं रहता है कि 2 घंटे ले लें। 2 घंटे लेने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक वो सुपर 60 वाला आगे बैठा हुआ है तो उसको भी तो थोड़ा देखना होता है। उसका भी मैं A4 साइज में कन्वर्ट करके मैटर देता हूँ, तो टाइम बड़ा कम रह जाता है। हाँ, अगर अब तो खैर शाम वाला भी ऑप्शन समाप्त हो गया, क्योंकि शाम को भी 7 बजे से एक क्लास पूर्वावलोकन की लग रही है। जो बच्चे यहाँ पर हैं, जैसे NCERT सार बैच में हैं, एक बच्चे ने प्रश्न भी पूछा था कि क्या पूर्वावलोकन जो चैप्टर बाय चैप्टर करा रहे हैं तो उससे जुड़ सकते हैं। मैं कहूँगा कि अगर मौका लगे तो शाम के 7 बजे वाले कार्यक्रम में तब तक के लिए ज़रूर जुड़िए जब तक कि एंशियंट और मेडिवल का चैप्टर चल रहा होगा। मुझे लगता है 3 से 4 क्लास ही लगना है, तो 3 से 4 क्लास के लिए आप यूट्यूब पर ज़रूर आइए शाम को 7 बजे, जब मैं इतिहास के चैप्टर बाय चैप्टर को लेके आऊँगा। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो अभी आपने पढ़ा है उसका एक आकलन हो जाएगा कि आपने जो पढ़ा है क्या वह आप प्रश्न बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं परीक्षा के अकॉर्डिंग। जो छोटे बड़े क्वेश्चन होंगे, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को चैप्टर बाय चैप्टर लेंगे, यानी हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, ऐसे करके लेके चलेंगे। उससे आपका एक आकलन हो जाएगा कि अभी तक आपने जो पढ़ा है। और रेंडमली आइए, मतलब ऐसा नहीं कि तैयारी करके आना है, बिल्कुल तैयारी करके मत आइए। जो सही होगा सही है, गलत होगा गलत होगा। इससे आपको आकलन करने में सहूलियत हो जाएगी कि आपने जो अभी तक पढ़ा है क्या वह सही डायरेक्शन में गया है नहीं गया है। लगभग ऑलमोस्ट आपका मेडिवल भी समाप्त हो गया है, तो आप आधुनिक भारत वाले में फिर मत आना, लेकिन एंशियंट और मेडिवल तक आप जरूर आना उसमें, ताकि आप खुद आकलन कर सकें कि आपका आपकी दिशा सही दिशा में गाड़ी चल रही है या नहीं चल रही है। जो मैंने एक चैप्टर बढ़ाया है आपके लिए वो ये चैप्टर है। 2 चैप्टर मैंने ऐड कर दिया है। कल जो मैंने ये शेयर किया था तो उसमें नहीं था। ये तो अपना हो गया, ये अपना हो चुका है, ये वाला और ये वाला हो गया। अब यहाँ पर हमें देखना है दक्कन और दक्षिणी भारत 1656 तक, चैप्टर नंबर 14 है। और इसके बाद 17 सदी के पूर्वार्ध में भारत, चैप्टर नंबर 15 को भी हमें देखना पड़ेगा। ये दोनों पहले मैंने सोचा था कि यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन जब मैंने देखा एक क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है तो फिर संदेह रह जाता है कि जब मैं करा रहा हूँ तो संपूर्णता में ही करा दूँ। 2-4 क्लास अधिक लग सकता है। एक दिमाग में ये भी प्रेशर रहता है कि क्लास जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए, क्योंकि अन्य सब्जेक्ट समाप्त हो रहा है और मेरा क्यों नहीं समाप्त हो रहा है। लेकिन मजबूरी ये है कि जब तक समझा के ना चलें तब तक दिक्कत आ जाती है। मुझे ही संतोष नहीं होता है, और जब तक मैं संतुष्ट ना हो जाऊं तब तक क्लास चलाना मेरी मजबूरी हो जाती है। कल जो हमने एक हेडिंग डाला था, ये तो अभी चल रहा है अकबर का काल, अकबर का काल चल रहा है। और यहां पर हमने एक हेडिंग डाला था आपका दीन ए इलाही, दीन ए इलाही, या जिसको हम कहते हैं तौहीद ए इलाही, ए इलाही। बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमें विवरण तो नहीं लेना है, बहुत अधिक विवरण नहीं लेंगे। जैसे एडवांस वाले में पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको
बहुत आगे तक का विवरण मिल जाता है, इसका विश्लेषण होता है और इसके विश्लेषण की क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, सबको डिस्कस किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जनरल स्टडीज़ में या एनसीईआरटी वाले में इतना ही पढ़ने की हमें आवश्यकता है। जब एडवांस में जाएंगे जनरल स्टडीज़ के लिए ही जो मैं पढ़ाऊंगा मध्यकालीन भारत, वहाँ पर थोड़े से फैक्ट्स इसमें और ऐड ऑन हो जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा यही रहेगा। कॉन्सेप्ट कहीं भी आगे नहीं जाएगा, कॉन्सेप्ट इतना ही रहता है, इससे अधिक पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। यह क्या है? यह अकबर द्वारा प्रतिपादित एक सिद्धांत था, प्रतिपादित सूफी सिद्धांत जैसा एक क्या था? एक सिद्धांत था जिसमें सभी के लिए मेलजोल की व्यवस्था की गई थी, जिसमें सभी वर्गों के आपसी मेलजोल पर बल दिया गया था, मेलजोल पर बल दिया गया था तथा धार्मिक अतिवाद का खंडन किया गया था। धार्मिक अतिवाद का खंडन किया गया था। एक प्रकार से यह अवधारणा क्या है? एक प्रकार से यह अवधारणा यह एक एकेश्वरवादी अवधारणा थी, एकेश्वरवादी तथा कर्मकांड रहित अवधारणा थी। कर्मकांड रहित अवधारणा। एकेश्वरवादी अवधारणा का मतलब क्या है? हम केवल एक ईश्वर की उपासना करते हैं। यह अकबर द्वारा प्रतिपादित सूफी सिद्धांत जैसा एक सिद्धांत था जिसमें सभी वर्गों के आपसी मेलजोल पर बल दिया गया था तथा धार्मिक अतिवाद का खंडन किया गया था। एक प्रकार से यह एक एकेश्वरवादी तथा कर्मकांड रहित अवधारणा थी जो अकबर के द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, हमने क्या देखा है कि एक बार कि एकेश्वरवादी अवधारणा है। अब समस्या ये है, थोड़ा सा समझ लेंगे, मैं बोर्ड पर आता हूं। देखो समस्या क्या है कि इसमें गंभीर एक समस्या बन रही है कि अकबर के द्वारा जो भी सुधार किए जा रहे हैं उसका विरोध कट्टरपंथी उलेमाओं के द्वारा किया जा रहा है। कल एक बच्चे ने प्रश्न पूछा था, आई थिंक संजना पाल या कौन बच्चे थे, उसने पूछा था कि जब उलेमा वर्ग इतना कट्टर था तो राजा उसका दमन क्यों नहीं कर देता था? चाहे सुल्तान हो चाहे बादशाह हो, उसका दमन क्यों नहीं कर देता था? तो ऐसा संभव नहीं है। धर्म के मामले में राज्य बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं करता है। क्यों? क्योंकि धर्म से जनता भी जुड़ी हुई है, जनता को भी अगाध आस्था होती है। अब धर्म के मामले में आप देखोगे कि एक मंदिर तोड़ दिया, एक मस्जिद तोड़ दिया, मस्जिद में कुछ गलत हो गया, मंदिर में कुछ गलत हो गया, तो लगातार वो तुरंत विवाद इतना बड़ा हो जाता है कि वो संभालना फिर मुश्किल है। जैसे अभी हिमाचल प्रदेश में एक विवाद चल रहा है, चाहे आप गलत भी कर देते हैं, रेल के पटरी पर धार्मिक संस्थान बना दिए जाते हैं, सड़क के बीचों बीच धार्मिक संस्थान बना दिए जाते हैं सभी धर्मों के द्वारा, उसको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, भले ट्रैफिक जाम हो जाए या उससे पूरी विधि व्यवस्था चौपट क्यों ना हो जाए। कभी कभी लोग अतिक्रमण कर लेते हैं। मैंने दिल्ली में देखा है कि हर जगह नाले के नीचे, जो बड़ा ड्रेन बना हुआ है, नाले के नीचे पीर बाबा के मजार बने हुए हैं। अब कहाँ से ये आ गया? ये जानबूझ करके एक तरह से कैप्चर करने का तरीका होता है। और कहीं आप देखेंगे मंदिर बना दिया, कहीं एक पत्थर रख करके उसको मंदिर का स्वरूप दे दिया गया। तो इस प्रकार की जो अवधारणा होती है वो इतनी जटिल होती है कि कोई भी शासक उस फेर में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि धर्म एक अफीम के नशे के समान होता है और जिसको ये नशा लग गया ना, उसको अच्छा बुरा कुछ नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए कोई भी शासक यहाँ उलझना नहीं चाहता है। तो अकबर के समय जो भी अकबर के द्वारा सुधार लागू किए जा रहे हैं उसके खिलाफ जनता में भ्रांति फैलाई जा रही है। बार बार कहा जा रहा है कि अकबर इस्लाम के खिलाफ जा रहा है, इस्लाम के खिलाफ जा रहा है। तो हो सकता है जनता को भी ऐसा लगने लगे। तो यहाँ पर जो धार्मिक पंथ है वो कई प्रकार का है। जैसे आप देखेंगे कि सिया और सुन्नी तो अपना खुद ही मुसलमान में ही है। जो इस्लाम धर्म है वह भी सिया और सुन्नी में विभाजित है और सिया सुन्नी के बीच में मतभेद भी ठीक ठाक रहा है। इसी काल में हम देखते हैं अहमदिया पंथ एक आ जाता है। आजकल अहमदिया लोगों की बड़ी बुरी स्थिति है।
भारत में तो कम है, भारत में तो फिर भी सरकार ने प्रोटेक्ट किया है कि आप धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। अहमदिया भी क्या है, एक मुसलमान ही है। और पाकिस्तान वगैरह में देखेंगे वह उसकी स्थिति तो हिंदुओं से भी बुरी है। पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, वहाँ पर अहमदिया मुसलमानों को प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए, लेकिन अहमदिया मुसलमानों को वहाँ पर सबसे अधिक डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। और अगर वो मस्जिद बनाना चाहता है तो मस्जिद को तोड़ देता है, यानी अहमदिया को वो मुसलमान मानते ही नहीं, जबकि अहमदिया खुद को मुसलमान ही मानते हैं। तो बड़ा धर्म में कॉम्प्लिकेशन है। उस समय भी अहमदिया काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था और समाज में एक प्रकार का तनाव उत्पन्न हो रहा था, यानी इस्लाम के अंदर ही एक बहुत भारी तनाव हो रहा था। फिर हिंदू धर्म या अन्य धर्म के लोग तो थे ही। अकबर चूंकि एक जागरूक शासक था, वह जानता था कि अगर समाज में धार्मिक भेद बढ़ा तो फिर सत्ता के लिए भी खतरा होगा और समाज की शांति भी उससे चौपट हो जाएगी। तो अकबर ने एक इस प्रकार की अवधारणा रखी ताकि सभी धर्म उसमें अपने प्रभाव को महसूस कर सके या अपनी छाप देख सके। ठीक वैसे ही जैसे सैकड़ों साल पहले अशोक ने किया था धम्म का नारा देकर। अशोक ने धम्म दिया था ना, धम्म का एक नारा दिया था, धम्म का एक प्रभाव दिया था और धम्म की संरचना की थी। तो जैसा अशोक ने धम्म की संरचना की थी, लगभग वैसी ही अवधारणा अकबर के द्वारा दी जाती है ताकि समाज में या साम्राज्य में धार्मिक विभेद कम हो सके। समाप्त तो करना कभी भी संभव नहीं होगा, धार्मिक विभेद कम करना चाह रहा है। तो एक प्रकार से यह एकेश्वरवादी तथा कर्मकांड रहित अवधारणा थी, जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित करना था, जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित करना था कि सुनिश्चित करना था कि समाज में क्या हो सके, समाज में धार्मिक भेद कम रह सके, धार्मिक विभेद कम से कम हो। हालांकि अकबर की कट्टरपंथियों द्वारा आलोचना इस आधार पर की गई, हालांकि अकबर के इस कदम की आलोचना कट्टरपंथियों द्वारा की गई, कट्टरपंथियों द्वारा इस आधार पर की गई, इस आधार पर की गई कि अकबर क्या करना चाहता है, कि अकबर इस्लाम से अलग एक नया धर्म चलाना चाहता है। अकबर इस्लाम से अलग एक नया धर्म चलाना चाहता है, नया धर्म चलाना चाहता है। तो आप जानते हैं अच्छे से अच्छे शासक की आलोचना होती है, हर व्यक्ति की आलोचना होती है। आलोचना से कभी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि भारत की सबसे अच्छी गायिका कौन है, भारत में सबसे अच्छा गाना कौन गाती थी? लता मंगेशकर, नाम सुना है आपने? लता मंगेशकर जी हुआ करती थी, अब तो देहांत हो गया है। लता मंगेशकर को हम मानते हैं कि सबसे अच्छी गायिका थी। इनके गले का मतलब इनके सुर का कोई जोर ही नहीं था, मतलब एक अलौकिक प्राणी थी। लेकिन लता मंगेशकर के गाने को यूट्यूब पर आप जाके देखिए, अब तो खैर वो बटन हटा दिया गया है, डिसलाइक वाला। अगर उस पर 5 लाख लाइक है तो 10,000 डिसलाइक भी है। अब समझिए कि जिसको हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं उसकी भी तो आलोचना हो रही है। ऐसा हर किसी के साथ होता है, आपके साथ भी होता होगा। कोई आपके पक्ष में है, कोई विपक्ष में है। विपक्ष वाले से घबराना नहीं चाहिए। तो अकबर ने अच्छा काम करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर सभी कुछ वर्ग ऐसे हैं कट्टरपंथी जो यह कहना चाह रहे हैं कि अकबर क्या कर रहा है। अकबर कह रहा है कि हम क्या देखते हैं कि अकबर क्या करता है। अकबर यहाँ पर एक नया धर्म चलाना चाहता है। कट्टरपंथी कहता है कि वह इस्लाम छोड़ चुका है, एक नया धर्म चलाना चाहता है। इस बात को लेकर के यहाँ पर लगातार उसकी आलोचना होती रही है। हालांकि अकबर ने यह दीन-ए-इलाही लागू किया था। सिद्धांत क्या था? सिद्धांत इसका जो होगा, दीन-ए-इलाही का सिद्धांत क्या होगा? तो दीन-ए-इलाही सिद्धांत में हम क्या करते हैं कि अकबर सबसे बड़ा, अकबर के समक्ष क्या होता है, अकबर के द्वारा अपने
अनुयायियों को दीक्षा दी जाती थी, दीक्षा दी जाती थी, जिसके तहत कोई अनुयायी यानी दीन इलाही जो स्वीकार करता था, कोई अनुयायी जो दीन इलाही स्वीकार करता था, कोई अनुयायी जो दीन इलाही स्वीकार करता था अकबर के चरणों में अपना शीश निभाता था, चरणों में अपना क्या होगा, अपना सिर झुकाता था। अकबर क्या करेगा, अकबर फिर बड़े प्यार तथा आदर से उसे उठाकर गले लगाता था, उसे उठाकर गले लगाता था, उसे बड़े प्यार से उठाकर गले लगाता था। करता क्या था, अकबर का शिष्य बनना पड़ता था। अकबर यहां पर क्या हो जाएगा, अकबर यहां पीर की भूमिका में आ जाता था। अकबर यहां क्या है, अकबर यहां पीर का मतलब क्या होता है, गुरु की भूमिका निभाता था, जबकि अनुयायी क्या होते थे, जबकि अनुयायी उनके शिष्य बन जाते थे, अनुयायी उनके शिष्य बनते थे। अकबर के द्वारा अपने अनुयायियों को दीक्षा दी जाती थी, जिसके तहत कोई अनुयायी जो दीन इलाही स्वीकार करता था अकबर के चरणों में अपना सिर झुकाता था। अकबर फिर बड़े प्यार तथा आदर से उसे उठाकर गले लगाता था। अकबर यहाँ पीर की भूमिका निभाता था, जबकि अनुयायी क्या हो जाते थे, उसके शिष्य हो जाते थे। एकेश्वरवाद का मतलब होता है जो केवल एक ही ईश्वर में विश्वास रखता हो या ईश्वर के एकत्व में विश्वास रखता हो, उसको हम एकेश्वरवादी कहेंगे। दीक्षा किस दिन दी जाती थी, दीक्षा रविवार के दिन दी जाती थी। यानी ये सब जो कर्मकांड होता था सब रविवार के दिन होता था। जो शिष्य होता था, शिष्य को मांसाहार छोड़ना पड़ता था, यानी वो मांसाहार नहीं करेगा, ये प्रण लेना पड़ता था। दीक्षा रविवार के दिन दी जाती थी। और हम क्या देखते हैं कि यह आपका एक तरह से क्या करेगा, रविवार को दिन दिया जाता था। और यह अकबर क्या करेगा, अकबर उसको कहेगा कि भैया तुम अब मांसाहार नहीं करोगे। फिर क्या होता है, जन्मदिन पर भोज देना होता था, यानी उत्सव करना होता था। जन्मदिन पर भोज देना होता था। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये समझिएगा कि जन्मदिन पर भोज तो आप लोग भी देते हैं, आपका बर्थडे आता है, सेलिब्रेशन करते हैं ना। क्या अकबर बर्थडे सेलिब्रेशन की बात कर रहा है? जैसे आप लोग बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, तो क्या अकबर बर्थडे सेलिब्रेशन की बात कर रहा है? आप बर्थडे सेलिब्रेशन करते क्यों हैं? आप नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि देखा देखी हमने अपने बच्चों के लिए एक अवधारणा विकसित कर ली कि हम बर्थडे के दिन, जिस दिन हमारा जन्मदिन होता है, उस दिन हम केक काटते हैं या जो भी भोज करते हैं, पार्टी देते हैं, ट्रीट देते हैं, जैसा भी करते हैं। असल देखिए होता क्या है कि इसकी अवधारणा अगर शास्त्र के हिसाब से देखें तो बर्थडे मनाना ही गलत है, क्योंकि जब हम 1 साल की आयु पूरा करते हैं तो असल हम मृत्यु के नज़दीक पहुंच रहे होते हैं। यानी अगर 100 साल की आयु है और अगर हमारी आयु 18 वर्ष है और 19वें वर्ष में हमने अगर अपना बर्थ डेट मनाया,
इसका मतलब है कि हम मृत्यु के 1 साल और नजदीक पहुंच गए। आदमी का, जो मनुष्य का या जीव का जो अंतिम लक्ष्य है वह मृत्यु को ही प्राप्त करना है, और मृत्यु साधारण नहीं हो बल्कि महापरिनिर्वाण जैसा हो, जैसा भगवान बुद्ध ने मृत्यु प्राप्त किया था। तो हम 1 साल जब मृत्यु की तरफ आगे बढ़ते हैं तो उसको सेलिब्रेट क्यों करें? यह तो दुख की बात है ना। हम जीवन की तरफ नहीं जा रहे, हम मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं, और मूर्खतावश हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। लगता है खुशी हो रही है कि चलो 1 साल आ गया। अरे 1 साल घट गया आपके आयु से, ये ध्यान रखना। अब मेरे कहने से बर्थडे मनाना मत छोड़ देना, क्योंकि मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से या एक मान लो कि विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से मैं बताता हूँ। बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि हम जन्मदिन को सेलिब्रेट इस रूप में ना करें कि आज मेरा जन्म हुआ था, बल्कि इस रूप में करें कि जीवन की पूर्णता प्राप्त करने के लिए हम 1 साल और बढ़ गए आगे। हमने एक प्रकार से अपनी जो जीवन की पूर्णता, तो मृत्यु है, अंततः मृत्यु होनी ही होनी है, चाहे कोई भी जीव क्यों ना हो। अगर किसी ने इस मृत्युलोक पर जन्म लिया है, पृथ्वीलोक पर जन्म लिया है, तो उसकी मृत्यु होगी। आज होगी, कल होगी, जो पहले आया है पहले जाएगा, या पहले भी कोई जा सकता है। तो जब हम पूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो हम उसका सेलिब्रेशन करें। अकबर ने कहा कि जन्मदिन का हम भोज नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम मृत्यु दिन का भोज कर रहे हैं। यानी हम मरने से पहले ही सेलिब्रेट अपने जीवन को कर रहे हैं, यह कहने का संदर्भ था। इसलिए अकबर ने कहा कि जन्मदिन पर हम भोज देंगे। यानी एक तरह से देखेंगे, बहुत अब एक नई अवधारणा आई है कि जो प्रौढ़ प्राणी, मतलब जो प्रबुद्ध प्राणी हो गया है, वह क्या करता है कि अपने मृतक भोज, मरने के बाद जो बेटे के द्वारा भोज वगैरह किया जाता है, कर्मकांड किया जाता है, वह अपने जीवन में ही कर लेता है कि भाई बेटा करेगा या नहीं करेगा, या जब मैं रहूंगा ही नहीं तो कर्मकांड का क्या मतलब है। तो अपने जीवन में ही बहुत सारे अच्छे वृद्ध लोगों को आप देखेंगे, पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, बहुत सारे लोगों ने इस अवधारणा को स्थापित किया है कि जीवन में ही श्राद्ध हमारा हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं भी उसमें भागीदारी निभाना चाहता हूं। तो वह जीवन की पूर्णता है मृत्यु, मृत्यु से हमें डरना नहीं है। और अकबर भी यही कह रहा है कि भाई हम मृत्यु को क्यों सेलिब्रेट करें, हम जन्म को ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। जन्म भी जो हमारा हुआ है, धीरे धीरे हम मृत्यु की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। ये उन्होंने एक जन्मदिन का सेलिब्रेशन करना शुरू किया, और इसलिए उसने एक विशेष भोज भी बताने की कोशिश की। ठीक है, भोज भी देने की कोशिश की, कहा कि आप ये उसको सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि आप जीवन की पूर्णता की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यहां क्या बंदायुनी ने, बंदायुनी एक व्यक्ति का नाम है, बंदायुनी ने इस कर्मकांड की 4 अवस्थाएं बताई है। इस कर्मकांड की 4 अवस्थाएं बताई है, अवस्थाएं बताई जैसे बताई है, और यह हो जाएगा उदाहरण। 4 कर्मकांड होगा, कोई भी जो शिष्य बनेगा उसके जीवन की 4 अवस्थाएं होंगी। पहला क्या होगा, संपत्ति का अर्पण करेगा। संपत्ति का अर्पण करेगा, किसको करेगा, बादशाह को संपत्ति का अर्पण कर देगा, क्योंकि वही उसके लिए सर्वोच्च है। फिर क्या करेगा, जीवन का अर्पण करेगा, जीवन का को अर्पित कर देगा, किसके प्रति, गुरु के प्रति, कि भाई गुरु के लिए हमने अपना जीवन एक तरह से अर्पित कर दिया है। और क्या करेंगे, सम्मान का अर्पण करेंगे। सम्मान का की रक्षा कौन करेगा, वही गुरु करेगा। और संपत्ति हो गया, जीवन हो गया, सम्मान हो गया, और एक इसके साथ जोड़ दीजिए आप, धर्म का अर्पण, धर्म का अर्पण कर दीजिए। ये 4 अवस्थाएं हैं। एक अच्छी अवधारणा होने के बावजूद भी, अवधारणा होने के बावजूद अकबर का यह कदम, अकबर का दीन इलाही बहुत सफल नहीं रहा, बहुत सफल नहीं रहा, तथा नहीं रहा, साथ ही इसने
अकबर की धार्मिक स्थिति को भी, अकबर की स्थिति को भी मजबूत करने में असफलता पाई, मजबूत करने में असफलता पाई, असफलता पाई पाई। बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं यह इसकी मूर्खता का प्रतीक था। बदायूनी ने क्या कहा, इस कर्मकांड की 4 अवस्थाएं बताई है, जैसे संपत्ति का अर्पण है, जीवन का अर्पण है, सम्मान का अर्पण है, धर्म का अर्पण है। एक अच्छी अवधारणा होने के बावजूद अकबर का दीन ए इलाही बहुत सफल नहीं रहा। साथ ही इसने अकबर की स्थिति को मजबूत करने में सफलता असफलता पाई। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, इस प्रकार से अकबर की दीन इलाही, अकबर की दीन ए इलाही, इलाही जो एकेश्वरवाद कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं सर्वधर्म समभाव कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं सुलह एक कुल। इस प्रकार से अकबर की दीन ए इलाही जो सुलह एक कुल की अवधारणा पर, कुल की अवधारणा पर संगठित थी, अवधारणा पर संरचित की गई थी, वह क्या होता है, संरचित की गई थी, वह क्या होता है, वह सफल नहीं रहा, वह बहुत सफल नहीं रहा, सफल नहीं रहा। अकबर के बाद जहांगीर में ने भी, अकबर के बाद जहांगीर ने भी इसे कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ाया, कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन धीरे धीरे यह समाप्त हो गया। के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन क्या होगा, बढ़ाया, लेकिन यह आगे क्या होता है, लेकिन धीरे धीरे यह क्या हो जाता है, यह समाप्त हो गया, धीरे धीरे यह समाप्त हो जाता है। बंदायूनी ने इस कर्मकांड की अवस्था की एक अच्छी अवधारणा होने के बावजूद अकबर का दीन इलाही बहुत सफल नहीं रहा। साथ ही इसने अकबर की स्थिति को मजबूत करने में सफलता पाई। इस प्रकार से अकबर की दीन इलाही जो सुलह एक कुल की अवधारणा पर संगठित थी, बहुत सफल नहीं रहा। अकबर के बाद जहांगीर ने भी इसे कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन धीरे धीरे यह अवधारणा समाप्त हो जाती है। लोग यहाँ पर समझ ही नहीं पाए कि असल में क्या, असल में अर्पण और समर्पण एक ही है, अकबर अर्पण और समर्पण एक ही है। और रिंकू कुमार वो होता है ना, अवधारणा ऐसी होती है कि हम मांसाहार ना करें। देखो भारत में या मनुष्य क्या है, एक सर्वाहारी प्राणी है। मनुष्य के पास क्षमता, एकमात्र मनुष्य के पास ही क्षमता है, वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों भोजन पचा सकता है, क्योंकि वो इसीलिए वो सर्वाइवल में सबसे फिटेस्ट बैठता है। इतना सब कुछ हुआ, मनुष्य की संतति नष्ट नहीं हुई, क्योंकि यह किसी भी प्रकार से घास की रोटी खा के भी जी लेगा और मनुष्य का मांस खा करके भी जी लेगा। तो मनुष्य सर्वाहारी प्राणी है, लेकिन मांसाहार को ऑलवेज शरीर के लिए अच्छा नहीं माना गया है। जो करते हैं मांसाहार तो उनके लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम एक सात्विक जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि खान पान का भी शरीर पर प्रभाव तो पड़ता ही है, मन पर प्रभाव होता है। अगर हम क्रूर कर्म करके खाना खाते हैं या वही भोजन करते हैं, तो फिर आपके मन में भी क्रूरता आ जाती है। ऐसी एक अवधारणा बनाई गई है, कोई इसका वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे यूरोप के सारे लोग मांसाहारी ही हैं, जितने अरब कंट्री के लोग हैं सभी मांसाहारी है। भारत में भी अधिकांश लोग मांसाहारी शाकाहारी दोनों हैं। लेकिन कहा जाता है कि जब हम किसी जानवर की बलि लेते हैं, तो जानवर की पीड़ा भी, उस दर्द को भी हम एक तरह से खा लेते हैं उसकी। और जब उसकी हत्या हम कर रहे होते हैं तो एक प्रकार से क्रूर भाव मन में पैदा होता है, क्योंकि हत्या करना मामूली बात नहीं है। आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा कि जानवर की बलि कैसे होती है। और एक बार मुझे दुर्भाग्य से इस कुप्रथा का शिकार होना पड़ा था, और मैंने उस दिन के बाद प्रण किया था कि आज तक मैं कभी बलि प्रथा में शामिल नहीं होऊंगा। क्योंकि बहुत पहले की बात है, आज से 20-25 साल पहले की बात है, जो बकरे की बलि काली माता वगैरह को दिया जाता है, तो उसमें मैं एक बार शामिल हुआ था। तो मैंने जो क्रूरता देखी, और उस जीव के आसपास, चूँकि एक साथ हजारों बकरे की बलि होती है
और मैंने सभी बकरों के आंखों में जो खौफ देखा आज से 20-25 साल पहले, उसको मैं भूल नहीं पा रहा कि कितना दर्दनाक था। ठीक है, हम देवी को खुश करने के लिए बलि देते, लेकिन यह बलि बहुत प्रणाली उपयुक्त नहीं है। इसलिए अकबर भी मांसाहारी होने के बावजूद भी वह शाकाहार अपनाता है और लोगों को भी शाकाहार अपनाने की प्रेरणा देता है। ठीक है, अकबर के द्वारा कुछ सामाजिक सुधार किए गए। अकबर के द्वारा सामाजिक सुधार के भी प्रयास किए गए। सामाजिक सुधार के भी प्रयास किए गए। प्रयास किए गए कैसे किए गए? अकबर के द्वारा सामाजिक सुधार के प्रयास किए गए और यहां पर लेंगे उदाहरण किस प्रकार के प्रयास किए गए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो यहां पर जो प्रयास किया जाता है, सबसे पहले वो क्या किया जाता है? सबसे पहले किया जाता है वह कि स्त्री को जबरन सती बनाने पर रोक लगाया गया। जबरन सती बनाने पर रोक लगाया गया। बनाने पर रोक लगाया गया। रोक लगाया गया। जो बालिका है, बालिका बाल विधवा के सती पर रोक, विधवा के सती पर रोक, सती होने पर रोक लगाया गया। बाल विधवा के सती होने पर रोक लगाया गया। सती होने पर रोक लगाया गया। फिर हम देखते हैं बाल विवाह को विनियमित करने का प्रयास किया गया। विनियमित करने का प्रयास और इसके क्रम में हम क्या देखते हैं? लड़कियों के विवाह की आयु कितनी की गई? लड़कियों के विवाह की आयु जो रखी गई वह रखी गई 14 वर्ष, अच्छी आयु मानी जाएगी। और लड़कों के विवाह की आयु कितनी रखी गई? विवाह की आयु रखी गई 16 वर्ष। ठीक है, एक आदर्श स्थिति उस काल में मानी जाएगी जबकि जन्म लेते ही विवाह कर दिया जाता था। तो अकबर ने अगर उस समय 14 ईयर निर्धारित किया है तो आप समझिए एक बहुत अग्रगामी कदम है। अभी के हिसाब से सुनने में थोड़ा सा कमतर लगेगा क्योंकि अभी हम 21 वर्ष लड़कियों की आयु और लड़कों की आयु को हम 21 वर्ष कर चुके हैं, नियम बन गया है। पहले 18 वर्ष लड़कियों की आयु थी और 21 वर्ष लड़कों की आयु हुआ करती थी विवाह के लिए। राजस्थान वगैरह में अभी भी बाल विवाह होते हैं बड़े पैमाने पर, यानी पूरे देश का अगर देखा जाए तो लगभग 82% के आसपास बाल विवाह अकेले राजस्थान में अभी भी होता है। और बाल विवाह अगर 12-14 वर्ष में नहीं भी हो तो कम से कम 16 से 18 से 20 के नीचे तो बहुत सारे बच्चों का विवाह हो ही जाता है। खास करके लड़कियों का विवाह तो 20 के नीचे अभी भी रेशियो ठीक ठाक ही है, कम नहीं है। और ये केवल राजस्थान में नहीं, देश के अन्य हिस्सों में भी है। आप लोग भी देखते होंगे कि माता पिता एक बोझ मानते हैं, क्योंकि लड़कियां भी उस समय नहीं पढ़ रही होती हैं। अगर साधारण परिवार से बिलोंग करती तो लगता है कि चलो विवाह कर देते, झंझट खत्म हो जाए। तो यहाँ पर अकबर ने अगर 14 ईयर किया है तो ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि 14 ईयर हम देखते हैं 1931 में जाकर के हरबिलास शारदा एक्ट आया था मॉडर्न हिस्ट्री में, तब जाकर के यह आयु निर्धारित की गई थी। यानी मॉडर्न में जाकर के भी हम 14 वर्ष ही जब निर्धारित करते हैं तो अकबर के द्वारा अगर निर्धारित किया जा रहा है यह तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अकबर इस मामले में बड़ा समाज सुधारक आता है। विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया गया। विधवा विवाह को भी प्रोत्साहन दिया गया। विधवा विवाह को, वैसे विधवा विवाह होना तो बड़ा मुश्किल है, अब तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, विवाह को प्रोत्साहन दिया गया। विधवा विवाह को प्रोत्साहन यहां पर दिया जाता है। तो इस तरह से अकबर ने कुछ सामाजिक सुधार यहां पर किए, सामाजिक सुधार यहां पर किए। ठीक है, मानव एक सर्वाहारी प्राणी है, उस पर हम बहस में नहीं करेंगे। वंदना का वहां रोक नहीं लगाई, रोक कैसे लगाएंगे? एक अलग है ना, अलग कॉन्सेप्ट है, विवाह का एक अलग कॉन्सेप्ट है। अगर प्राचीन भारत से देखेंगे विवाह का एक अलग कॉन्सेप्ट है, तो इसको रोक लगाना तो संभव ही नहीं। हमने क्या देखा कि बाल विवाह सती प्रथा पर पूर्णतः रोक भी नहीं लगा सकते हैं, इसलिए वह धार्मिक कार्य का पार्ट हो जाता है, लेकिन जबरन हम सती नहीं करवा सकते हैं। विधवा विवाह अगर कोई करना चाहे
तो कर सकता है, दिक्कत नहीं है। और लड़कियों और लड़कों की विवाह की आयु भी तय की गई। विनियमन तो और भी ज़्यादा कर गए, जैसे प्रोस्टिट्यूशन को उसने लीगलाइज करके उसको एक खास एरिया में बसाने की शुरुआत की, शैतानपुरी नाम दिया। इस टाइप से बहुत सारे और भी सुधार किए, लेकिन यहाँ पर उसकी ज़रूरत हमें नहीं है और एनसीईआरटी में उसकी चर्चा भी नहीं है, तो उसकी हम चर्चा यहाँ नहीं करते। एडवांस लेवल पर तो थोड़ी सी चर्चा और करनी ही पड़ेगी, जो इसके द्वारा सुधार किए गए। आप लोग भी किताब पढ़ते रहिएगा, जो बुक्स है एनसीईआरटी का ही बुक्स है उसको भी पढ़िएगा, क्योंकि मूलतः कुछ बातें वर्बली बता रहे होते हैं और कुछ बातें लिख रहे होते हैं। सारी बातें तो एनसीईआरटी की यहाँ लिखेंगे नहीं, तो आप एक बार किताब जरूर पढ़िए, क्योंकि उससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको थोड़ा अतिरिक्त नॉलेज प्राप्त हो पाएगा। तो ये चैप्टर हमारा यहीं तक था, और यहाँ पर देखेंगे ये चैप्टर हमारा यहीं तक था। इसके बाद जो चैप्टर अपना शुरू होगा वह चैप्टर शुरू होगा ये वाला, दक्कन और दक्षिणी भारत। दक्कन तथा दक्षिणी भारत का चैप्टर अब कंप्लीट करेंगे। देखते हैं, इसमें थोड़ा सा संक्षेप ही रखेंगे, बहुत अधिक नहीं लेंगे। दक्कन तथा दक्षिणी भारत, हेडिंग डाल सकते हैं, दक्कन तथा दक्षिणी भारत। आशा करता हूं कि अभी दक्षिणी भारत ये होगा आपका 1656 तक, 1656 तक। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश जो यूपी है वह दक्कन में है या दक्षिण में है, क्या उत्तर प्रदेश दक्कन क्षेत्र में है या दक्षिण क्षेत्र में है, क्या लिखेंगे? उत्तर प्रदेश लिखना नहीं है, उत्तर प्रदेश दक्कन में है या दक्षिण क्षेत्र में आता है, दक्कन या दक्षिण क्षेत्र में आता है, क्षेत्र में आता है ये हमने कहा। और यहां पर हमने लिखा उत्तर प्रदेश दक्कन या दक्षिण क्षेत्र में आता है। हां या नहीं का जवाब देना है, हां या नहीं में उत्तर देना है, क्या आता है या नहीं आता है। उत्तर प्रदेश दक्कन या दक्षिण क्षेत्र में आता है, आपको हां और नहीं में उत्तर देना है, क्या ट्रू एंड यस करना है, हां या नहीं में देना है। तो आंसर मैं यहां लगा देता हूं कि यहां जो ट्रू एंड फॉल्स वाला है, तो यहां पर जो उत्तर आपका होगा ट्रू एंड फॉल्स में आपको देना है। ठीक है, एक मैं पोल लगा रहा हूं, ट्रू एंड फॉल्स में दे रहा हूं, आप इसमें दीजिए, ट्रू एंड फॉल्स में आपको उत्तर देना है। और जैसे कौशल ने कहा ना दक्कन क्षेत्र में है, तो कितना बढ़िया आंसर आ रहा है। तो अभी जो आ रहा है अभी, तो जो बच्चे गलत दे रहे हैं आंसर या गलत देंगे, टुनटुन ने कहा यूपी दक्कन क्षेत्र में आता है, बहुत बढ़िया, शाबाश टुनटुन कुमार, आपको बहुत बड़ा पुरस्कार देने वाले हैं। खाली पोल तो हो जाए एक बार। लगभग अभी हमारे पास जो है, हाँ चलिए बहुत बढ़िया प्रिया यादव, चलिए ठीक है ज्योति, अभी हमारे पास लगभग 24% के आसपास आ चुका है, जो कहता है 26% के आसपास बच्चे कह चुके हैं, 27% के आसपास बच्चे कह चुके हैं कि यह दक्कन के क्षेत्र में आता है। तो है ना चमत्कारिक, पूरी पढ़ाई कर लिया, कई बार दक्कन की बात हो गई, सातवाहन समय से ही दक्कन की बात कर रहे हैं। और महाराज जी जो 27% बच्चे हमारे क्लास में अभी लाइव जुड़े हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि उत्तर क्या है, दक्षिण क्या है, पूरब क्या है, पश्चिम है। जबकि मेरे जैसा व्यक्ति जिसने लाइन खींच कर लिखा है, अगर सामने रहते तो आपकी क्या करते, आपको समझ सकते हैं। तो अभी थोड़ा खरी खोटी सुना लेते हैं, ऐसे पढ़ाई करने का क्या फायदा है। क्योंकि मैंने अपने ही क्लास में कई बार बताया है कि भारत का उत्तर किसको कहेंगे, दक्षिण किसको कहेंगे, पूरब किसको कहेंगे, पश्चिम किसको कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट कहेंगे, साउथ ईस्ट कहेंगे, साउथ वेस्ट किसको कहते हैं, सारा चीज़ मैंने बनाया हुआ है। और इसके बाद भी अगर दिमाग में कुछ भी एंट्री नहीं हुआ है, भैया आपके लिए क्लास नहीं है, आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। कुछ भी मैं कर लूँगा, इसका मतलब है कि कम से कम 27% बच्चे लाइव में ही कह रहे हैं कि यहाँ दक्कन के क्षेत्र में, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जिस क्षेत्र में हम जा रहे हैं ये भारत का नक्शा है, मुझे पता था कि आप यही कहने वाले हैं बहुत सारे बच्चे, तो मैंने भारत का मैप भी ले लिया। और भारत के मैप को जब रखा, ये तो आप ज्योग्राफी में भी पढ़ता है, पता नहीं आप लोग कहाँ से पढ़ के आया है, क्या किया है। ये हमारा नॉर्थ का एरिया है, ये साउथ का एरिया है, ये ईस्ट का एरिया है, ये वेस्ट का, यानी ये पश्चिम है, ये पूरब है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। अब दक्कन का एरिया हम इसको कहते हैं,
जो मान लो ये नर्मदा नदी का क्षेत्र है, इससे रिलेटेड जो हमारा एरिया होता है, ये वाला एरिया मैंने कई बार लिख करके आपको बताया है, इसको हम कहते हैं दक्कन। और जो ये एरिया है, इसके नीचे का जो एरिया है, ये साउथ कहलाता है, जिसको हम कहते हैं दक्षिण। और उत्तर प्रदेश कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश है गंगा नदी के तट पर। अगर यहां से देखेंगे, ये पूरा का पूरा एरिया क्या हो जाएगा, इधर बिहार आ गया, यहां पूरा का पूरा एरिया जो होगा यह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश उत्तर में होगा ना, नाम भी तो उसका उत्तर ही लिखा हुआ है, नॉर्थ नाम में ही जुड़ा हुआ है। तो डेक्कन में कैसे हो जाएगा? दक्षिण और उत्तर दोनों अलग है ना। तो पता नहीं कहां से दिमाग प्राप्त किए हो, ये मुझे समझ में नहीं आता है। तो जिस एरिया की बात हो रही है, अभी जिस एरिया की चर्चा हम करने जा रहे हैं, वह असल में ये एरिया है जो मैंने अभी बताया। ये वाला एरिया है, देखिए यहां पर जो आपका है, ये एरिया अभी हम चर्चा करने वाले हैं। इस एरिया की चर्चा अभी होने वाली है, जिसमें कई राज्य है। एक है आपका खानदेश, दूसरा है आपका अहमदनगर, अहमदनगर, तीसरा जो हो जाएगा वह होगा बीजापुर, और चौथा जो ग्रीन कलर में है इसको कहते हैं गोलकुंडा। ठीक है, बरार भी ले लीजिए, बरार भी एक क्षेत्र आ जाएगा। तो जिस क्षेत्र की बात करने जा रहे हैं, वर्चुअली यही क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र की बात इसलिए करने जा रहे हैं कि अकबर दिल्ली आगरा से नीचे उतरते हुए इस क्षेत्र में प्रसार करना चाहेगा, जबकि यहां पर पहले ही बहुत सारे राज्य हैं, हमारे स्वतंत्र राज्य हैं। जो बहमनी राज्य हुआ करता था, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो बहमनी शासन के विघटन के बाद यहां पर छोटे छोटे राज्य स्थापित होते हैं। और जब अकबर उत्तर भारत की विजय पूर्ण कर लेता है, तो अकबर अब दक्कन या दक्षिण क्षेत्र भी आना चाहता है, यहां भी अपने विजय को स्थापित करना चाहता है। हर वह शासक जिसने उत्तर भारत की विजय संपूर्ण कर ली है, वह दक्षिण भारत की विजय के लिए जाना ही चाहता है। अशोक भी गया था, समुद्रगुप्त भी गया था, हर्षवर्धन ने भी प्रयास किया था, बहुत सारे शासक आते हैं। जैसे उत्तर भारत की विजय, अलाउद्दीन खिलजी को पहले देख सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक भी आया हुआ है। अब अकबर भी आना चाहता है। यहाँ छोटे छोटे राज्य हैं और अकबर चाहता है कि इन क्षेत्रों पर अपने प्रभाव की स्थापना की जाए। बहमनी के राज, बहमनी राज्य में हम क्या देखते हैं, यहां लिख सकते हैं, बहमनी राज्य के विघटन के पश्चात, बहमनी राज्य के विघटन के पश्चात, विघटन के पश्चात हम क्या देखते हैं, पश्चात दक्कन क्षेत्र में तथा दक्षिण क्षेत्र में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उद्भव हुआ, तथा दक्षिण क्षेत्र में अनेक छोटे छोटे राज्यों का, छोटे छोटे राज्यों का उद्भव होता है। छोटे छोटे राज्यों का उद्भव हुआ, इन राज्यों की विशेषता थी, उद्भव हुआ, इन राज्यों की विशेषता थी कि यहां पर हम क्या देखते हैं, विशेषता थी कि ये राज्य आपस में लगातार लड़ाई करते रहते थे, आपस में लगातार लड़ते रहते थे, लगातार लड़ते रहते थे, यानी एक दूसरे से युद्ध करते रहते थे। यही कारण है कि यहां या इस क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता स्थापित नहीं हो पाई, जबकि यहां पर अच्छे अच्छे राज्य स्थापित नहीं हो पाई। इस क्रम में हम क्या देखते हैं, स्थापित नहीं हो पाई, इस क्षेत्र के बहुत सारे राज्य स्थापित नहीं हो पाए, जबकि इस काल में तटवर्तीय क्षेत्र में यूरोपीय व्यापार बढ़ रहा था,
तटवर्तीय क्षेत्र से या तटवर्तीय क्षेत्र में यूरोपीय तथा अरब जगत से व्यापार बढ़ रहा था। अरब जगत से व्यापार बढ़ रहा, व्यापार बढ़ रहा था। अरब जगत से व्यापार बढ़ रहा था। हमने क्या देखा? यही कारण है कि इस क्षेत्र में बहमनी साम्राज्य के विघटन के पश्चात दक्कन तथा दक्षिण क्षेत्र में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उद्भव हुआ। इन राज्यों की विशेषता थी कि ये राज्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। यही कारण है कि इस क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता कभी कायम नहीं हो पाई। एक दूसरे से मिल करके एक दूसरे को हराते रहने में विश्वास रखता था। जबकि इस कारण तटवर्तीय क्षेत्र में यूरोपीय जबकि इस समय, कारण की जगह समय कर देंगे, जबकि इस समय तटवर्तीय क्षेत्र में यूरोपीय और अरब जगत से व्यापार बढ़ रहा था। यहाँ के कुछ राज्य क्या करते थे? कुछ राज्य ईरान के प्रभाव में थे, ईरान के प्रभाव में थे तथा शिया धर्म को मानने वाले थे, तथा शिया धर्म को मानते थे। साथ ही अपना खुतबा मतलब होता है धर्मोपदेश, ईरान के शासक के नाम से पढ़ते थे, ईरान के शासक के नाम से पढ़ते थे। अब जबकि इसी कालखंड में अकबर जबकि उत्तर भारत की विजय पूर्ण कर चुका था, वह क्या होगा? चुका था, तो वह अब दक्षिण आने के लिए प्रस्तुत था। अब दक्षिण विजय करने के लिए तैयार था। एक स्वाभाविक परिणति हो जाती है। बहमनी राज्य के विघटन के पश्चात दक्कन तथा दक्षिण क्षेत्र में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उद्भव हुआ। इन राज्यों की विशेषता थी कि ये राज्य आपस में लगातार लड़ते रहते थे। यही कारण है कि इस क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता नहीं हो पाई। जबकि इस समय तटवर्तीय क्षेत्र में यूरोपीय तथा अरब जगत से व्यापार बढ़ रहा था। यहाँ के कुछ राज्य ईरान के प्रभाव में थे तथा शिया धर्म को मानते थे। साथ ही अपना खुतबा ईरान के शासक के नाम से पढ़ते थे। यह भी बर्दाश्त नहीं होगा अकबर को। इसी कालखंड में अकबर जबकि उत्तर भारत की विजय पूर्ण कर चुका था, तो वह अब दक्षिण विजय करने के लिए तैयार बैठा हुआ था। हो क्या रहा है कि उत्तर भारत की विजय पूरी हो गई और दक्षिण के भारत के राज्यों में राजनीतिक स्थिरता है ही नहीं। एक दूसरे से मिलकर के आपस में ही लड़ाई झगड़ा करते हैं। दो पार्टी एक हो गया, तीसरे को हरा दिया, फिर वह अपना पाला बदल के तीसरे पक्ष में चला गया, चौथे को हरा दिया। इस तरह से लगातार लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जबकि इस क्षेत्र में यूरोपीय कंपनियां लगातार अपनी पैठ बढ़ा रही है, नंबर 1। दूसरा है कि अकबर के लिए यह भी असहनीय था कि यह राज्य शिया धर्मावलंबी था। शिया धर्मावलंबी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये अपना जो राजा मानता था वह अकबर को नहीं मानता था, वह मानता था ईरान के शासक, क्योंकि अकबर तो वहां है ही नहीं। अभी अकबर तो वहां प्रभाव ही नहीं डाला, अकबर के बारे में कोई नहीं जानता है। दक्षिण भारत के राज्यों को अकबर के बारे में क्या पता, जब वो दक्षिण में गया ही नहीं है। तो वह मानता है कि हमारा जो राजा है वह कौन है? ईरान का शासक है, यानी ईरान की अधीनता वह स्वीकार करता है भारतीय भूभाग में रहने के बावजूद। अब अकबर फ्री हो चुका है, तो अकबर क्या करेगा? दक्षिण भारत की विजय करेगा। इसी क्रम में अकबर दक्कन के क्षेत्र में पहुंचता है। इसी क्रम में हम क्या देखते हैं? अकबर दक्कन के एरिया में वो पहुंचता है और सबसे पहले उसने क्या किया? सबसे पहले हम क्या देखते हैं? ईव क्या होता है, नहीं समझ पाए। ईव का ईबीई क्या होता है, नहीं पता। ईबीई का मतलब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है। ठीक है, हमने क्या देखा? इसी कालखंड में अकबर जबकि उत्तर भारत की विजय पूर्ण कर चुका था, अब वह दक्षिण विजय करने के लिए तैयार था। अकबर ने सीधे आक्रमण नहीं किया,
अकबर ने क्या किया? अकबर ने सीधे आक्रमण नहीं किया, आक्रमण नहीं किया, बल्कि नहीं किया, बल्कि इन राज्यों को पत्र लिखकर अपने दूत के माध्यम से भेजा। इन राज्यों को पत्र लिखकर अपने दूत के माध्यम से कहलवाया, माध्यम से अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, या माध्यम से मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, या माध्यम से मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, अधीनता स्वीकार करने के लिए कहता है। हालांकि इस संवाद का सकारात्मक उत्तर केवल खानदेश ने दिया, केवल खानदेश ने दिया। अहमदनगर का शासक बुरहान था। अहमदनगर के शासक बुरहान ने क्या कर दिया? बुरहान ने तो मुगल राजदूत का अपमान भी किया, अपमान भी किया। अब कुछ किया नहीं किया, जैसे बीजापुर और गोलकुंडा ने अपमान तो नहीं किया, कहा कि सर अभी माफ कर दीजिए, अभी हम आपके अंडर नहीं आ पाएंगे। खानदेश क्या है? खानदेश बिल्कुल सटा हुआ एरिया, जो आप देखेंगे मुगल साम्राज्य, उसके ठीक नीचे खानदेश है। उसके बाद नंबर 2 पर अहमदनगर है, तीसरे पर बीजापुर है और चौथे पर गोलकुंडा है। अगर ऊपर से आएंगे तो ऐसे ही आपको दिखाई देगा। तो सीधा आक्रमण नहीं किया अकबर ने, और कहा, मुगल दक्षिणी राज्यों को कहा, दूत मंडल भेजा एक चिट्ठी लेकर के, और कहा कि ऐसा है भाई साहब, आप अपनी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लीजिए, आप भी हंसते खेलते रहिए, मैं भी खुश रहूंगा। जैसे कि उत्तर भारत में हमने राजपूतों को समर्थन दिया है, राजपूत जैसे मुगल साम्राज्य के प्रमुख अंग बन गए हैं, उसी प्रकार से आपके सम्मान की रक्षा की जाएगी, आपकी स्वतंत्रता की रक्षा की जाएगी, बस आप मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लीजिए। तो बीजापुर और गोलकुंडा जो बहुत दूर था मुगल साम्राज्य से, उसने सोचा कि मुगल तो यहां तक तो आ नहीं पाएंगे। उसको नहीं पता था कि यह अकबर है, या अकबर के बाद क्या समस्या आने वाली है। तो उसने कहा कि अभी तो स्थिति नहीं है कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार करूं। लेकिन उससे ऊपर जो अहमदनगर है वह थोड़ा बलवान था, मतलब एक तरह से सशक्त राज्य था। उसका राजा जो बुरहान था वो बहुत ही सशक्त था। उसको बहुत ही गौरव था कि शायद मुझे अकबर कभी पराजित नहीं कर पाएगा। तो उसने भगा दिया दूत को, भाग यहाँ से, दरबार से आता है अनुरोध करने के लिए, भगा दिया, बड़े अपमानित करके भगा दिया। लेकिन एक छोटा सा देश खानदेश है जो ठीक नर्मदा नदी के नीचे था, उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। उसने सकारात्मक उत्तर दिया कि हाँ, मैं आपके अधीन आने के लिए तैयार हूं। एक तरह से इस चिट्ठी का असर क्या हुआ कि खानदेश पर अकबर का नियंत्रण हो गया, यानी जीता नहीं बल्कि दोनों राजा मिलकर के एक हो गए। कहां है खानदेश, जरा देख लेते हैं। यह है मैप आपका। मैप में जब हम देखें, यह भारत का नक्शा है, आप समझते हैं ना, भारत का नक्शा है यह। यहां हम देखते हैं अगर इस मैप में, तो यहां आप देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है आपका यहां देखेंगे, हाँ ये देखिए, यहां से नीचे आ रहे हैं, गुजरात के ठीक पास में ये वाला जो एरिया है छोटा सा, ये है आपका खानदेश। इसके तुरंत बाद जो देखते हैं ये ग्रे एरिया जो है, यह क्या है? यह है अहमदनगर। इसके नीचे बीजापुर है और इधर गोलकुंडा है, बीच में बरार और बीदर है। बरार और बीदर बाद में विभाजित हो जाता है, वो राज्य रहता नहीं। यहां से अगर नहीं समझ में आया तो एक मैप और मैं आपको प्लेन जैसा दिखाता हूं, यहां से देखिए। अब ये उत्तर भारत जो ब्लैंक एरिया आपको दिख रहा है, यह अकबर का क्षेत्र है, और जो नीचे का एरिया आप देख रहे हैं ये अहमदनगर होगा, और ये एरिया जो हो जाएगा ये आपका खानदेश होगा।
यह है आपका अहमदनगर, ठीक है। और ये ऊपर का जितना एरिया देख रहे हैं ये सब क्या है, आपका मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य। ये खानदेश ने कहा कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार कर लूंगा, लेकिन इसके ठीक नीचे जो अहमदनगर है उसने अकबर के राजदूत की को एक तरह से बेइज्जती करके दरबार से भगा दिया, बेइज्जती करके दरबार से भगा दिया। आगे हम क्या देखते हैं यहां पर, इसी क्रम में हम क्या देखते हैं कि इसी क्रम में अकबर ने क्या किया, अकबर ने इसी परिप्रेक्ष्य में अकबर ने इसी परिप्रेक्ष्य में अकबर ने क्या किया, अकबर ने खानदेश की सहायता से, क्योंकि ये इसका साथी हो चुका है, खानदेश की सहायता से अहमदनगर पर आक्रमण कर दिया, सहायता से अहमदनगर पर आक्रमण कर दिया, आक्रमण कर दिया। इसी आक्रमण के संदर्भ में, आक्रमण के संदर्भ में अहमदनगर की प्रशासिका, अहमदनगर की प्रशासिका है चांद बीबी, बहुत फेमस है। संदर्भ में अहमदनगर की प्रशासिका चांद बीबी चर्चित रही है, कि प्रशासिका चांद बीबी प्रसिद्ध रही। चांद बीबी अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध रही है, अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध रही है, प्रसिद्ध रही। ध्यान रखिएगा, नाम रखेंगे, चांद बीबी नाम है इसका, बहुत फेमस व्यक्तित्व है। जैसे हमने रानी दुर्गावती को गोंड क्षेत्र में देखा था, उसी प्रकार से चांद बीबी भी अहमदनगर के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी व्यक्तित्व है। कुछ ही महिला है जो कि पूरे इतिहास को प्रभावित करने में सफल रही है या नाम बनाने में सफल रही है, तो उनमें एक चांद बीबी भी। अगर आप किताब पढ़ेंगे, बड़ा मोटा वाला किताब पढ़ेंगे जो टेक्स्ट बुक है, खास करके डेक्कन के इतिहास को पढ़ेंगे, तो वहाँ चांद बीबी के मतलब सम्मान में बहुत सारी बातें लिखी गई। चांद बीबी अहमदनगर की बेटी थी, यानी चांद बीबी जिसको आप कहते हैं ना, वह अहमदनगर की बेटी थी। और अहमदनगर की बेटी का विवाह हो गया था बीजापुर में, बीजापुर के सुल्तान के यहाँ हुआ था। फिर क्या हुआ कि अहमदनगर पर जब आक्रमण होने को आया, उस समय उसका जो बादशाह था, अहमदनगर का जो शासक था, वह अल्पवयस्क था, बहादुर शाह टाइप का नाम था, वह अल्पवयस्क था, बच्चा था। तो चांद बीबी जो है उनकी बुआ लगेंगी नहीं, तो चांद बीबी थी तो बीजापुर में अपना आराम से रह रही थी, लेकिन वो क्या है कि अहमदनगर आ जाती है, किसी काम से आई हुई थी। और जब देखा कि बुरहान की मृत्यु के बाद, बुरहान की वो सिस्टर थी, बुरहान की मृत्यु के बाद अहमदनगर की बड़ी बुरी स्थिति है, तो वहां उसने अपने ही मायके में आकर के मोर्चा संभाल लिया, अपने भांजे भतीजे के भांजे के मतलब साथ में। और अकेले उसने ऐसा मोर्चा संभाला कि मुगलों को पानी पिला दिया। एक शहजादा मुराद था जो इस नेतृत्व कर रहा था, मतलब अकबर का बेटा था, नेतृत्व कर रहा था, उसको बुरी तरह से पराजित एक बार किया। हालांकि चूंकि मुगलों के पास बहुत संसाधन थे तो चांद बीबी को सरेंडर करना पड़ा, लेकिन मतलब जिसको नहीं कहते मुगलों को कड़ी टक्कर देना, तो चांद बीबी ने मुगलों को बहुत कड़ी टक्कर दी। अंततः हालांकि पराजित होती है, क्योंकि मुगल एक बड़ी शक्ति है, उसके सामने रहना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अंततः पराजित हो जाती है। तो अहमदनगर पर आक्रमण कर दिया। इसी आक्रमण के संदर्भ में अहमदनगर की प्रशासिका चांद बीबी अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध रही है, बहुत ही प्रसिद्ध रही होती है। फिर हमने क्या देखा कि अंततः 1596 में हम क्या देखते हैं, अंततः 1596 में अहमदनगर के साथ समझौता हो गया। अहमदनगर के साथ क्या हो जाएगा, साथ समझौता हो गया, समझौता हो गया, जिसके तहत क्या होता है, तहत बरार का क्षेत्र, बरार राज्य किसको मिल गया, बरार राज्य मुगलों को मिल गया।
को मिल गया। यही बरार है जिसको बरार कहते हैं, जहां की तिलक को भी देखेंगे आगे, बाल गंगाधर तिलक को, मुगलों को मिल गया। सभी क्षेत्र महाराष्ट्र में ही है। अंततः 1596 में अहमदनगर के साथ समझौता हो गया, जिसके तहत बरार राज्य मुगलों को प्राप्त हो जाता है। बरार कहां है भैया? तो बरार आपका यहां पर है, ऊपर है, यहां तो नहीं दिया है, इस मैप में आपको दिखाई देगा स्पष्ट। अब बरार का क्षेत्र कहां है? आंबेर है आपका अहमदनगर, ये है बरार का क्षेत्र। ये एरिया जो है यह क्या है? बरार है। ये क्षेत्र मिल गया। खानदेश पर तो मुगलों का एक मित्रतापूर्ण संबंध हो ही गया था, तो अहमदनगर के अधीन ही बरार हुआ करता था, जिसको कि मुगलों को मिल गया। अब दक्षिण के राज्य बड़े घबराए कि भाई अब तो ये एंट्री कर लिया मुगलों ने, अब क्या होगा मेरा, अब क्या होगा रे। तो यहां पर हमने क्या देखा कि बरार का क्षेत्र मुगलों को मिल गया। बहुत बुरी संधि नहीं थी, क्योंकि बरार का क्षेत्र भी बहुत बड़ा था। और यहां पर हम क्या देखते हैं कि यहां पर हम क्या देखते हैं कि यहां पर मुगल अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल रहते हैं। आगे फिर से अहमदनगर का विद्रोह होता है। आगे हम क्या देखते हैं? आगे पुनः अहमदनगर का विद्रोह होता है, का विद्रोह हुआ, जिसके पश्चात विद्रोह हुआ, जिसके पश्चात अकबर ने क्या कर लिया? अकबर ने खान देश को मिला लिया। इसके पश्चात अकबर ने विद्रोह हुआ। इस विद्रोह में ऐसा लिख सकते हैं ताकि और स्पष्ट हो जाएगा। इस विद्रोह में खान देश ने भी अहमदनगर का साथ दिया था। अतः अकबर ने 1600 ईस्वी में हम क्या देखते हैं? 1600 ईस्वी में खान देश पर आक्रमण कर उसे प्रत्यक्षतः मिला लिया। फिर हम क्या देखते लिया? आगे 1601 ईस्वी में अहमदनगर के प्रसिद्ध असीरगढ़ किले पर भी हमला कर उसे जीत लिया। अकबर ने जीत लिया और यही अंतिम विजय थी। दक्कन में क्या होगा? दक्कन में यही विजय अकबर की अंतिम विजय थी। यानी इसके बाद फिर उसको वापस लौटना पड़ा। अकबर वहां आगे नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया, इसकी मैं चर्चा अभी करता हूं, वर्बली लिख करके नहीं। आगे पुनः अहमदनगर का विद्रोह हुआ। इस विद्रोह में खान देश ने भी अहमदनगर का साथ दे दिया था। तब अकबर को आ गया गुस्सा आने के बाद उसने 1600 ईस्वी में खान देश को प्रत्यक्षतः मिला लिया। आगे 1601 ईस्वी में अहमदनगर के प्रसिद्ध असीरगढ़ किले पर भी हमला कर उसे अकबर ने जीत लिया और दक्कन में यही विजय अकबर की अंतिम विजय थी। इसके बाद अकबर दक्षिण नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? कि 1600 ईस्वी के आसपास उसका जो सबसे प्रिय पुत्र था शाहजादा सलीम, जिसको बाद में अब जहांगीर के नाम से जानते हैं, शाहजादा सलीम ने विद्रोह कर दिया। शाहजादा सलीम अब बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था कि अकबर कब तक शासक रहेगा। था तो बड़ा योग्य शाहजादा, बहुत ही मजबूत सेना नायक था, बहुत सारे विजय में उसने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन चूंकि अकबर लंबे समय से शासन कर रहा है, आप समझो 1556 से ही शासन कर रहा है और तकरीबन 40-44 साल हो चुका है शासन करते हुए। अब जहांगीर को लगने लगा कि अब कब शासक बनेंगे भाई, ये बूढ़ा मरेगा ही नहीं। और कई कारण और भी थे, तो थोड़ा सा उच्छृंखल हो गया था जहांगीर और उसने अकबर के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया
और अकबर के खिलाफ विद्रोह करके दिल्ली पर कब्जा करने की कोशिश की। और अकबर के जितने भी साथी थे, जिसमें कि अबुल फजल भी था जो कि अकबर का बहुत प्रिय था, उसकी भी हत्या करवा दी। मतलब कहा जाए कि इससे नालायक बेटा तो हो ही नहीं सकता। जब 1600 ईस्वी के आसपास जहांगीर ने विद्रोह कर दिया, अकबर फिर थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि अपने ही घर में अगर इस प्रकार की घटना हो रही है तो अकबर के लिए मुश्किलें होंगी। अकबर दक्षिण से वापस लौटता है और फिर जहांगीर के खिलाफ जाता है। एक समय तो उसने डिसाइड कर लिया कि जहांगीर का एक बेटा बहुत ही योग्य था और वह भी जवान हो चुका था, जिसका नाम था शाहजादा खुसरो। जहांगीर को भी कई पुत्र थे ना, एक खुसरो था, सबसे बड़ा बेटा था, बड़ा योग्य था, और अकबर ने उसको अपने दिशा निर्देशन में लालन पालन उसका किया था। बड़ा ही योग्य व्यक्ति था। दूसरा बेटा शाहजहां है, जिसको हम पहले खुर्रम के नाम से जानते हैं। और भी बेटे थे, दनियाल वगैरह सब था। दनियाल है, मुराद है, ढेर सारा यहां पर मुराद नहीं, दनियाल है उसका बेटा। यहां पर अकबर ने सोचा कि जब जहांगीर इतना कुल कलंकी निकल चुका है तो क्यों ना उसके बेटे को हम बादशाह बना देते हैं। अकबर यह सोच करके उत्तर भारत आता है। लेकिन अंततः जहांगीर, जब अकबर बीमार पड़ गया तो जहांगीर ने आकर के अकबर से माफी मांग ली कि पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। और अकबर भी चूंकि बचपन से ही जहांगीर से बहुत प्यार करता था, उसको शेखू बाबा कह करके पुकारता था। मतलब बहुत प्यार, मतलब जहांगीर से उसका गहरा लगाव। जब जहांगीर ने आकर के माफी मांगी तो अकबर का दिल पिघल गया और कहा कि भाई तुम ही बादशाह बन जाओ। फिर अकबर 1605 में मर जाता है। उसके बाद जहांगीर शासक बन जाता है। ये 4-5 साल की अव्यवस्था रही, उसने सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया, खास करके दक्कन के क्षेत्र में। जब दक्कन के राजियों ने देखा अकबर तो बिजी हो गया या मर गया है, उसके बाद जो अकबर ने क्षेत्र जीता था सब दक्कनी राजियों ने फिर हड़प लिया, क्योंकि वहां तो बार बार सेना लेके रहना तो संभव नहीं था। तो एक तरह से पूरी अव्यवस्था इसके बाद भी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन अकबर की जो अंतिम विजय है वह किसके लिए होगा? असीरगढ़ का अभियान होगा। असीरगढ़ उसकी अंतिम विजय होगी। ठीक है। सलीम अनारकली वाला भी है, लेकिन अनारकली सब वाली कहानी तो वहां पढ़ेंगे। अनारकली पर बहुत दिलचस्पी अभी मत रखिए। ठीक है। हमने क्या देखा कि एक तरह से अकबर के पश्चात दक्कन की क्या स्थिति है, जरा इसको देख लेते हैं। अकबर के पश्चात दक्कन की क्या स्थिति रही? अकबर के पश्चात दक्कन की स्थिति, दक्कन की स्थिति क्या रही? स्थिति क्या रही? अकबर के मृत्यु ने और जहांगीर के विद्रोह ने अकबर की अस्वस्थता तथा जहांगीर के विद्रोह ने क्या किया? जहांगीर के विद्रोह ने दक्कनी राज्यों को प्रोत्साहित किया कि वह क्या करे? प्रोत्साहित किया कि वे अपने खोए हुए क्षेत्र प्राप्त कर लें। प्रोत्साहित किया वे क्या करें? वे अपने खोए हुए क्षेत्र प्राप्त कर लें। खोए हुए क्षेत्र प्राप्त कर लें और प्राप्त कर लें। इसी क्रम में हम क्या देखते हैं? क्षेत्र प्राप्त कर लें। इसी क्रम में हम देखते हैं कि इस समय अहमदनगर को एक बहुत ही योग्य प्रशासक की सेवा मिल गई। अकबर के पश्चात दक्कन की स्थिति क्या रही? अकबर की अस्वस्थता तथा जहांगीर के विद्रोह ने दक्कनी राज्यों को प्रोत्साहित किया वे अपने खोए हुए क्षेत्र प्राप्त करें। इस समय अहमदनगर को क्या मिला था? अहमदनगर को एक शक्तिशाली शासक प्राप्त हुआ था, शक्तिशाली प्रशासक प्राप्त हुआ था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था मलिक अंबर। जिसका नाम था मलिक अंबर। मलिक अंबर नाम था, याद रखिएगा। अंबर, मलिक अंबर क्या है? मलिक अंबर देखेंगे अबसीनिया का था। अबिसीनिया का था। अबसीनिया यानी वर्तमान इथोपिया, वर्तमान इथियोपिया देश का नाम है। इथियोपिया
देश का नाम है, अफ्रीकन कंट्री है। मलिक अंबर क्या है? अबशीनिया का नागरिक, अबशीनिया का नागरिक था, जो अपनी योग्यता से अहमदनगर का मुख्य प्रशासक बन गया था। योग्यता से अहमदनगर का मुख्य प्रशासक बन गया था, प्रशासक बन गया। इथोपिया समझ पाए? कहां है? बिहार में नहीं है। कहां है? अफ्रीका में, अफ्रीकन कंट्रीज है इथोपिया, जिसको वर्तमान में, पहले अबिसिनिया कहते थे, अब इथोपिया हो गया। इटली से ठीक नीचे है, यानी यूरोप से सटा हुआ है। वहीं का ये नागरिक था, व्यापार करने के लिए आता है और धीरे धीरे ये इतना शक्तिशाली हो जाता है कि अहमदनगर का यह मुख्य प्रशासक बन जाता है। अहमदनगर का यह क्या बन जाएगा? मुख्य प्रशासक बन जाएगा। हमने क्या देखा कि धीरे धीरे हम क्या देखते हैं, इसने 1610 तक यह बेहद शक्तिशाली हो गया। 10 ईस्वी तक यह बेहद शक्तिशाली हो गया, हो गया। अब देखिए यहां एक कहानी है जो एनसीईआरटी में भी दी हुई है, थोड़ी सी कहानी दी हुई है, इसको समझिएगा। मलिक अंबर बना, मुगल अभी थोड़ा सा हटे हुए हैं, क्योंकि जहांगीर अभी जस्ट शासक बना है, तो उसके पास इतनी क्षमता नहीं। इसने 1601 में जब अकबर बीमार पड़ा, तो अकबर ने दक्षिण के क्षेत्र में खानदेश पर प्रशासन करने के लिए अब्दुल रहीम खान खाना का नाम आपने सुना है, जो बैरम खान का बेटा था और अकबर के संरक्षण में। अब्दुल रहीम, जो हम रहीम के दोहे पढ़ते हैं, असल में यही अब्दुल रहीम खान खाना है। लेकिन वो केवल दोहा नहीं लिखता था, बड़ा मजबूत सेना नायक भी था, बड़ा होशियार था, बहुत चतुर व्यक्ति था। खास करके एक जो प्रशासक का गुण होना चाहिए, अब्दुल रहीम में जरूर वह शामिल था। अब्दुल रहीम बहुत योग्य था, विद्वान था, सेनानायक था। अकबर के कई बेटे का वह प्रशिक्षक भी रहा हुआ था, यानी शिक्षक भी रहा हुआ था। फारसी की शिक्षा, वह खुद भी कविताएं लिखता था। लेकिन अभी दक्कन के क्षेत्र का वही सूबेदार था, यानी वही प्रांतपति था। इसने बहुत उपाय लगाया कि अहमदनगर पर कब्जा किया जाए, रखा जाए। लेकिन एक गलती इससे हो गई कि चूंकि ये भला व्यक्ति था रहीम खान खाना, तो मलिक अंबर ने इसको दोस्ती के जाल में फंसा लिया। कहा कि दोनों दोस्त रहेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे। तो रहीम ने भाई कहा ठीक है भाई, दोनों दोस्त हैं, क्या दिक्कत है। भला व्यक्ति इसी चक्कर में फंस जाता है, बुरा व्यक्ति जो है ना, उसको झूठ बोल करके अपने झांसे में ले लेता है। अब्दुल रहीम की भी यही स्थिति रही। लेकिन मलिक अंबर का ख्वाब कुछ अलग था। तो उसने क्या किया, पहले दोस्ती दोस्ती का खेल खेला और तुरंत फिर अब्दुल रहीम खान खाना पर हमला करके उसको पराजित भी कर दिया, यानी मुगल क्षेत्र को छीन लिया। और 1610 तक जाते जाते ये बहुत पावरफुल हो गया, यानी सभी मुगलों के साम्राज्य, मुगलों के क्षेत्र को वह छीन लेता है। इसके पीछे की कहानी है जो हम लिख नहीं रहे, क्योंकि हर कहानी लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 1610 तक यह बेहद शक्तिशाली हो गया। आगे हम क्या देखते हैं, आगे जहांगीर के काल में शाहजहां के प्रयासों से मलिक अंबर को पराजित किया जा सका, लेकिन हालांकि यह उपलब्धि भी क्षणिक रही। यह उपलब्धि भी क्या रही? उपलब्धि भी क्षणिक रही। क्योंकि क्या होता है, क्षणिक रही। वस्तुतः 1620 के पश्चात शाहजहां ने जब जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया, तो मलिक अंबर ने क्या किया? विद्रोह किया। तो मलिक अंबर ने फिर से मुगलों से क्या किया? मुगलों से
अपने समस्त क्षेत्र छीन लिए, अपने समस्त क्षेत्र छीन लिए। मैंने सारी बातें संक्षेप में लिख दी है ताकि यहां बहुत जटिलता में आप नहीं पढ़े, क्योंकि पूरी कहानी लिखने लगेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए समझना। खाली कहानी के माध्यम से समझेंगे। हमने क्या देखा कि पहले अकबर की उपलब्धि अच्छी खासी रही, लेकिन 1601 में जब अकबर की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु तो बाद में होती है, जब बीमार पड़ता है, तो मलिक अंबर ने फिर वहां के जो सेना नायक थे अकबर के, अब्दुल रहीम खान खाना, उसको पराजित किया और सारा क्षेत्र जीत लिया। फिर 1605 में जहांगीर शासक बन जाता है, बादशाह बना। तो जहांगीर जब बादशाह बना तो उसने फिर से दक्कन के एरिया में अपना प्रसार किया, और अभी उसका साथ दे रहा था उसका बहुत ही सुयोग्य बेटा, जिसको बाद में हम शाहजहां के नाम से जानते हैं। उस समय उसका नाम खुर्रम हुआ करता था। खुर्रम बहुत मजबूत योद्धा था, यानी शाहजहां भी एक बहुत ही मजबूत योद्धा था। जहांगीर ने कहा बेटा जाओ थोड़ा दक्षिण में शांति स्थापित करके आओ, और शाहजहां ने इतनी धूम मचा दी, इस प्रकार से घेरा डाला कि मलिक अंबर त्राही त्राही करने लगा। बहुत सारे क्षेत्र प्राप्त हुए, जो बरार का क्षेत्र है, अहमदनगर के बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा हो गया, और अहमदनगर लाखों रुपए का मुआवजा देने के लिए तैयार हुआ। इतना खुश हो गया जहांगीर खुर्रम के इस कार्य से, क्योंकि दक्कन का क्षेत्र एकदम अनस्टेबल हो गया था। तो जहांगीर इतना खुश हुआ कि खुर्रम को कहा तुम शाहजहां हो। शाहजहां का मतलब क्या है? जहान का मतलब क्या होता है? जहान का मतलब होता है विश्व, विश्व का शाह, यानी संपूर्ण विश्व का स्वामी। शाहजहां का मतलब क्या हुआ? संपूर्ण विश्व का स्वामी। शाहजहां एक उपाधि, नाम नहीं, नाम तो उसका खुर्रम हुआ करता था। तो जहांगीर ने दक्कन के क्षेत्र की विजय जो हुई, मलिक अंबर को पराजित किया, और बहुत सारे नए क्षेत्रों को शाहजहां ने प्राप्त किया। कहा कि भाई तुमने तो बहुत अच्छा काम किया बेटा, तो लो आज से नाम तुम्हारा मैं शाहजहां कर देता हूं। शाहजहां मतलब विश्व का शासक, विश्व का शाह। जहान मतलब होता है विश्व। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जहांगीर के शासनकाल तक तो ठीक रहा, लेकिन जहांगीर के शासनकाल के अंतिम दिनों में कुछ कारणवश ऐसा हुआ कि फिर से विद्रोह करना पड़ गया शाहजहां को भी। मैं आगे अगले चैप्टर में बताऊंगा 17वीं सेंचुरी वाले में। शाहजहां ने भी जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और जैसे ही शाहजहां ने विद्रोह किया, फिर वो मलिक अंबर की तरफ जाता है, क्योंकि दक्षिण से उसको सहायता चाहिए। तो जिसको उसने पराजित किया था उसी को उसने मित्र बना लिया, और मलिक अंबर ने इस अवसर का फायदा उठाकर के दक्षिण में फिर उन सभी क्षेत्रों को छीन लिया जो कि खुद शाहजहां ने छीना था। इस तरह से दक्षिण भारत अनस्टेबल ही बना रहा संपूर्ण 1556 तक। हम क्या देखते हैं, दक्षिण भारत क्या होता है कि एक तरह से अनस्टेबल भी बना रहा। आगे हम क्या देखते हैं कि अहमदनगर की पूर्ण विजय कब होती है? अहमदनगर की पूर्ण विजय, पूर्ण विजय यहां पर होती है। अहमदनगर को क्या था? अहमदनगर को मराठा सरदारों का, मराठा घुड़सवार सैनिक जिसको हम कहते थे सैनिक, जिसको हम कहेंगे बारगीर, ध्यान रखिएगा शब्द आएगा, बारगीर की भी सहायता मिली हुई थी। बारगीर लिखना था मुझे, मैंने गलत लिख दिया, मैं फिर से कर देता हूं। बारगीर की सहायता मिली हुई थी। जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? नेतृत्व शाहजी भोंसले कर रहे थे। शाहजी भोंसले, कौन नाम याद है? नहीं नाम याद है तो मैं लिखा देता हूं, शिवाजी का पिता, शिवाजी का फादर। अहमदनगर को मराठा घुड़सवार सैनिकों की सहायता मिली हुई थी, जिसका नेतृत्व शाहजी भोंसले कर रहे थे। आगे शाहजहां के शासनकाल में, आगे जब शाहजहां का शासनकाल प्रारंभ हुआ तो तब शाहजहां ने महसूस किया
कि दक्कन क्षेत्र में महसूस किया कि दक्कन क्षेत्र में अस्थाई शांति तभी आएगी, दक्कन क्षेत्र में अस्थाई शांति तभी आएगी जबकि अहमदनगर का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया जाए, अहमदनगर की पूर्ण विजय की जाए, पूर्ण विजय की जाए। जब अहमदनगर के अस्तित्व को समाप्त करेंगे, पूर्ण विजय की जाए। अब क्या हम देखते हैं, इसी क्रम में 1633 ईस्वी में शाहजहां ने बीजापुर तथा गोलकुंडा को भरोसे में लेकर अहमदनगर पर हमला कर उसे मिला लिया, अहमदनगर पर हमला कर उसे मिला लिया, 1656 तक यही स्थिति बनी रही, यही स्थिति दक्कन के संदर्भ में बनी रही, दक्कन के संदर्भ में यही स्थिति बनी रही। थोड़ा समय लगा, लेकिन ये चैप्टर भी करना जरूरी है। फिर हम क्या देखते हैं, अहमदनगर की पूर्ण विजय हो जाती है। अहमदनगर को मराठा घुड़सवार सैनिक की सहायता मिली हुई थी, जिसका नेतृत्व शाहजी भोंसले कर रहे थे। लेकिन जब शाहजहां का शासनकाल प्रारंभ हुआ तो उसने देखा कि अहमदनगर हमेशा परेशानी कर रहा है, खतरा क्रिएट कर रहा है। तो उसने महसूस किया कि दक्कन क्षेत्र में अस्थायी शांति तभी आएगी जबकि अहमदनगर का अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। इसी क्रम में 1633 में शाहजहां ने बीजापुर तथा गोलकुंडा को भरोसे में लेकर अहमदनगर पर हमला कर उसे मिला लिया। 1656 तक यही स्थिति बनी रही। फिर जो कुछ परिवर्तन आया वह औरंगजेब के शासनकाल में आया। अब देखिए यहां होता क्या है कि जैसे ही जहांगीर ने विद्रोह किया, दक्कन छूट गया। फिर जहांगीर का शासन चलता रहा, 1627 तक जहांगीर का शासन रहता है। और इसी मध्य फिर से शाहजहां ने विद्रोह कर दिया। क्या विद्रोह के कारण थे उसको अगले चैप्टर में देखेंगे। जैसे ही शाहजहां ने विद्रोह किया, जिसने कि दक्कन की विजय हासिल की थी, फिर से वही स्थिति आ गई, जैसा था वही स्थिति बन गई, यानी फिर से मुगल प्रांत निकल गए। 1627 में जब मृत्यु होती है जहांगीर की, तो शाहजहां शासक बनता है। हालांकि शासक बनने में बहुत परेशानी हुई, लेकिन वह शासक बनता है। जब शाहजहां शासक बना तो उसको भी समस्या थी दक्कन वाली, उसको विरासत में समस्या मिली। और वह तो विशेषज्ञ भी था डेक्कन एरिया का, क्योंकि उसने कई सैन्य अभियान चलाए थे और उसी क्रम में उसने शाहजहां जैसी उपाधि भी धारण की थी। इसने कहा देखो, दक्कन के क्षेत्र में तभी शांति आएगी जब अहमदनगर हमेशा उत्पात मचाता रहा है, अहमदनगर ही प्रॉब्लमेटिक है एरिया, तो अहमदनगर को हम पूरा कंट्रोल में लेते हैं, यानी पूरी तरह से उसका अस्तित्व ही मिटा देते हैं। और ऐसा करने में मुगल शासक सक्षम भी था। लेकिन दिक्कत क्या थी, उसके ठीक नीचे बीजापुर है। तो बीजापुर को डर लगता कि अब तो अहमदनगर आ गया, अब मेरी ही बारी है, फिर बीजापुर उत्पात मचाना शुरू कर देता। तो शाहजहां ने एक नीति बनाई। उसने कहा कि हम बीजापुर और गोलकुंडा दोनों को यह कहें कि भाई मैं तुम्हारे प्रति हमेशा लॉयल रहूंगा, तुम्हारी विजय में कभी नहीं करूंगा, फॉरएवर नहीं करूंगा। एक राजदूत भेजा उसने, कहा देखो मैं अहमदनगर पर कब्जा करने वाला हूं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अगर तुम मेरी बात मानते हो, तुम्हें मैं कभी नहीं कहूंगा, तुम्हारे राज्य को मैं कभी नहीं मिटाऊंगा। और यह आश्वासन देने के लिए कुछ और भी रियायतें दी गई, पूरा एक प्रावधान लाया गया। और इस बात का आश्वासन देने के लिए कि मैं बीजापुर को कभी नहीं मिलाऊंगा, कि शाहजहां ने जो एक लेटर भेजा था बीजापुर के शासक के नाम से, उसने उस लेटर पर अपने हथेली की छाप लगा दी थी। और उस बीजापुर के शासक को बेटा कह करके पुकारा कि भाई तुम मेरे बेटे के समान हो, तुम्हारा राज्य मैं कभी नहीं छीनूंगा, और मैं ये वचन देता हूं। और वचन के तौर पर उसने उस लेटर पर अपने हाथ में स्याही लगा करके हथेली का छाप दिया था। ये बहुत बड़ा आश्वासन माना जाता है कि कोई राजा हथेली की छाप द्वारा यह बता रहा हो कि मैं आपके राज्य को नहीं छीनूंगा।
तो बीजापुर ने भी सोचा जब कह ही रहा है तो फिर दिक्कत क्या है, तो बीजापुर और गोलकुंडा न्यूट्रल हो गया, और जैसे न्यूट्रल हुआ वैसे अहमदनगर को जीत लिया। तो जब तक शाहजहां का शासनकाल रहा तब तक कमोबेश यही स्थिति बनी रही। लेकिन फिर से औरंगजेब के काल में आकर के स्थिति थोड़ी परिवर्तित होती है, जब औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा दोनों को प्रत्यक्षतः मिला लिया। उसके बाद औरंगजेब की समस्या इतनी बढ़ गई कि फिर तो वह औरंगजेब वापस ही नहीं आ सका, यानी दक्कन की लड़ाई में इतना उलझ गया। मैं अगले चैप्टर में इसको चर्चा करूंगा। इस तरह से पूरा डेक्कन का एरिया जो था, डेक्कन के एरिया की यही स्थिति रही थी 1656 ईस्वी तक। अगर इस चैप्टर को हमने छोड़ दिया होता तो शायद यहां को आप विजुअलाइज नहीं कर पाते, यहां समझ नहीं पाते। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो मैप नहीं देखते हैं, मैप नहीं समझते हैं, कम से कम भारत का नक्शा तो देख लो कि महाराष्ट्र कहाँ है, उत्तर प्रदेश कहाँ है, पंजाब कहाँ है, बिहार कहाँ है, गुजरात कहाँ है। ये तो कम से कम फिंगर ट्रिप पर होना चाहिए। मैं कहूँ गुजरात कहाँ है, गुजरात अरुणाचल प्रदेश से पूर्व में है या पश्चिम में, ये सब बातें फिंगर ट्रिप पर होनी चाहिए, खटाखट जवाब मिलना चाहिए। और नहीं जवाब दे रहे हैं इसका मतलब है कि आप मतलब अपनी गलतियों को नहीं समझ पा रहे। किसी खास दुनिया में बैठे हुए हैं जहां लगता है कि बहुत होशियार है, वो दुनिया उतना अच्छा है नहीं। आपको खुद ही डेवलप करना पड़ेगा कि कितने चीज को हम सीख पाए। प्रश्न कोई एक प्रकार से तो बनेगा नहीं, प्रश्न कई प्रकार से बन सकते हैं, हजारों प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आप तैयार करिए। जो एटलस आपने खरीदा है उसको बारी बारी से सभी एरिया को देखिए कि कहाँ क्या है, मैप को दिमाग में बैठने दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपको इतिहास, भूगोल सब चीज पढ़ना आसान लगेगा, सब चीज पढ़ना आसान लगेगा। ठीक है बच्चे, सब चीज पढ़ना आसान रहेगा। कौन कह रहा है कि बस कर दीजिएगा? राहुल ने कहा। तो मैं राहुल आपको ब्लॉक कर दूं? अगर आपको बहुत उकताहट हो रही है तो आपको मैं ब्लॉक कर दूं, हटा दूं, क्योंकि फिर दोबारा आपसे मुलाकात नहीं होगी। क्योंकि ऐसा तो मैं कर ही सकता हूं, और उदंड बच्चे को तो मैं जरूर करता हूं। जिसे पढ़ाई में नहीं मन लगता है उसी को मैं उदंड करता हूं। उदंड बच्चे को मैं करता ही करता हूं, ध्यान रखिएगा। यह आज पहली बार था, छोड़ दिया। आगे से इस प्रकार के चैट को देखते ही मैं ब्लॉक करूंगा। कल भी मैंने एक बच्चे को चेतावनी थी, फिर वो क्लास में आया ही नहीं। हर्ट हो जाते हैं बच्चे, क्यों? उसको अपनी गलती की समझ होती नहीं है। गलती की समझ नहीं है, बस 4-5 साल के बाद ही तो गलती की समझ होने लगेगी। और जीवन भर 60-70-80 वर्ष तक जब तक जिएंगे अपनी गलती को सालते रहेंगे, काश मैंने ये गलती नहीं की होती। और फिर वो मौका आपको भगवान देंगे नहीं, क्योंकि एज बढ़ जाने के बाद फिर मौका मिलता ही नहीं। चल, बाय एंड टेक केयर।